Good morning, student. Today we have to discuss about topic that is process of recombinant DNA technology. देखिए, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पहले जो भी हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स एप्लीकेबल्स थे, कौन कौन सी मशीनरी अवेलेबल थी, चाहे वो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम के बारे में रहा हो, चाहे वो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में रहा हो कि क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, या किस तरीके के कॉम्पिटेंट होस्ट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, यानी जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी उसमें कौन कौन से, चाहे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात रही हो कि कैसे हम डीएनए को सेपरेट करेंगे। तो अभी तक का जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन सी मशीनरी है जो यूज होगी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में। अभी हमें पढ़ना है प्रोसेस, उन सभी टूल्स का यूज हम अब यहाँ करेंगे आगे वाले टॉपिक में या आगे वाले चैप्टर के इस पार्ट में, जहां हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स को कहां कहां पे यूज करना है और उस यूज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ताकि जिस काम के लिए हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो हम कर पाए, वो प्रोडक्ट हम फाइनली बना पाए। तो जब मैं बात करता हूँ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो प्रोसेस में एक्चुअली में आपको मिलेंगे 6 से 7 स्टेप की ये प्रोसेस जिसमें इनिशियली जो प्रोसेस आएगी वो आएगी क्या, आइसोलेशन ऑफ द जो हमको जिस भी का भी फॉर्मेशन करना है। तो वो कौन कौन से 6 स्टेप है पहले वो लिख लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे एक एक को डिस्कस करेंगे। यहां हम देख रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा था आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की, मैंने एक साथ सभी स्टेप लिख दिए ताकि एक एक करके बस जस्ट आपके दिमाग में बैठ जाए कि वो कौन कौन से 6-7 स्टेप है। यदि आपको टूल्स पता है तो आप इन सभी स्टेप्स को आसानी से दिमाग में बैठा भी पाएंगे और इसी प्रोसेस पे आपको करते जाना। हाँ, इन हर में कुछ न कुछ और भी चीजें नई जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट इनिशियली जो 6 स्टेप है वो कौन कौन से प्रोसेस जब हम करना चाहेंगे डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम क्या होगा, भाई हम किसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, हम डीएनए के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास डीएनए तो होना चाहिए। डीएनए यूं ही बाहर तो पड़ा हुआ नहीं है, डीएनए किसी सेल के अंदर मौजूद है और सेल के अंदर मौजूद होने के कारण हम उसको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है बाहर की तरफ। अब सेल अलग होगी, जब सेल अलग होगी तो अलग एंजाइम यूज होंगे, अलग एंजाइम होंगे तो उस तरीके से काम होगा। हम फिर इन हर एक स्टेप को इलाज करके फिर पढ़ेंगे। अभी हम केवल जानकारी ले लें कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल पहला स्टेप होगा प्रोसेस का, जिसमें हम जिस भी चीज का डीएनए हमको लेना है उस चीज से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड डीएनए एक्सट्रैक्शन इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। तो किस किस तरीके से करेंगे वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फॉरमोस्ट काम क्या होगा डीएनए टेक्नोलॉजी का, जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना। अब जब आपके पास जेनेटिक मटेरियल आ गया, डीएनए आ गया, तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि उस जेनेटिक मटेरियल छोटा नहीं है, वो छोटा सा पीस नहीं है, दिस इज लार्ज मॉलिक्यूल। अब इस लार्ज मॉलिक्यूल में से हमको फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उस बड़े से मॉलिक्यूल को हम निकाल के रख नहीं सकते, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज यूज करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज करना पड़ेंगे उसे कट करने के लिए, और कट करके उस डीएनए को हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देंगे। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बड़े से मॉलिक्यूल में कट करेगा तो कई जगह कट कर देगा, तो आप पाएंगे कि एक डीएनए के कई सारे टुकड़े हो गए। हमारे काम का कौन सा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है हमने आइसोलेट कर लिया, हमने उसको टुकड़ों में तोड़ लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट काम आता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। हमारे काम का कौन सा है जिसको हमको यूज करना है कहीं आगे ले जाए, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए किसी मैंने राइस प्लांट से कोई एक डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, अब उसमें एक जीन है या एक पार्ट है डीएनए का जो प्रोडक्टिविटी के लिए है, एक जो है तो उसके फ्लेवर के लिए, एक जो है तो वो दूसरे कामों के लिए। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा वाला यूज करना चाहते हैं। यदि मैं प्रोडक्टिविटी वाला वो जीन चाहता हूं तो बाकी और दूसरे जीन से मुझे कोई मतलब नहीं, बाकी डीएनए पार्ट से कोई मतलब नहीं। तो हमारा डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट कौन सा है वो हमको आइसोलेट करना है, जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करते हैं। अब जब मान लीजिए आपका डीएनए फ्रेगमेंट निकल के आ गया, आपने डीएनए निकाला, डीएनए को कट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, उन छोटे छोटे टुकड़ों में से भी आपका जो डिजायर वाला है वो आपने निकाल लिया, डिजायर तक आइसोलेट कर लिया। जब आप इस डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे, अब इस आइसोलेटेड डीएनए को आपको किसी न किसी वेक्टर के साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, दैट इज लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर। क्योंकि यदि आप किसी वेक्टर में इस डीएनए को जोड़ेंगे नहीं तो आप इसको इंटर नहीं करा पाएंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। तो लाइगेशन, जोड़ना, कंबाइन करना, और डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर, चौथा काम ये होगा।
एक बार वेक्टर में आ गया तो हमने अभी कल की क्लास में पढ़ा था कॉम्पिटेंट होस्ट की हमने बात की। अब इस वेक्टर से उसको कहां पहुंचाना है, होस्ट तक पहुंचाना है। तो ट्रांसफॉर्मिंग द डीएनए रिकॉम्बिनेंट इनटू द होस्ट, जिस ऑर्गेनिज्म में जाके वो अपना काम करेगा। यूं कहिए वेक्टर में आपने जोड़ तो दिया, ठीक है, अब इस वेक्टर के थ्रू आप उस ऑर्गेनिज्म तक पहुंचा सकते हैं, और जब ये वेक्टर उस ऑर्गेनिज्म में पहुंचेगा तब रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, और तब आपका वो जो डिजायर्ड डीएनए वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, चाहे वो जीन का हो चाहे किसी दूसरे प्रोडक्ट का हो। तो बहुत जरूरी है कि ये जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको आपने किसी वेक्टर के साथ जोड़ रखा है, और ये डीएनए फ्रेगमेंट आपके उस पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने वाला है जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है, और उसको आपने वेक्टर से जोड़ रखा है। इस वेक्टर को आपको किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, होस्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जैसे हम इकोलाई में ट्रांसफर कर देते हैं। और इस मीडियम में जाकर अब वो वेक्टर के अंदर जो डीएनए हमने लगा रखा हुआ है वो डीएनए सिंथेसाइज होना शुरू होगा, अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा। एक बार प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो हमने होस्ट में तो डाल दिया, होस्ट में डालने भर से काम नहीं पड़ेगा। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन मीडियम एट लार्ज स्केल, अब जिस भी होस्ट में हमने डाला है उस होस्ट सेल को हमको ऐसा मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो क्या करे, कल्चर करे, और लार्ज स्केल में जो है तो उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, और फाइनली एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। जब वो प्रोडक्ट बनेगा तो उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल आप मान कर चलिए 6 से 7 प्रोसेस है, 6 या 7 प्रोसेस है जिनके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा क्या है, चूंकि हमने जैसे डीएनए को निकाल लिया तो बहुत लंबा मॉलिक्यूल है तो उसको कट करना, तो कटिंग या तुम्हारे फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरा, जो फ्रेगमेंट कट गए हैं उनमें से हमारे काम का कौन सा है, तो आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए। जब हमने डिजायर्ड डीएनए ढूंढ लिया तो उसको किसी न किसी वेक्टर के साथ जोड़ना, वरना कोई यूज नहीं, तो लाइगेशन विद द वेक्टर। अब किसी वेक्टर के साथ जोड़ लिया तो इस वेक्टर अकेले कोई काम नहीं करेगा जब तक कि इसको किसी होस्ट में ना जोड़ा जाए, तो उस वेक्टर को किसी होस्ट में डाल दीजिए। अब होस्ट में भी यदि आपका वेक्टर चला गया तो जब तक आप उस होस्ट को भोजन, पानी, उसके ग्रोथ की जो है तो पूरी कंडीशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो ग्रोथ नहीं करेगा। जब वो ग्रोथ नहीं करेगा, ट्रिगर नहीं करेगा, तो उसके अंदर मौजूद वेक्टर भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं करेगा। तो जब आप होस्ट को वो कंडीशन प्रोवाइड करते हो, कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हो, तो लार्ज नंबर में जब वो मीडियम मिलता है उसको, तो तेजी से ग्रोथ करता है, और उस कंडीशन में वेक्टर भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन शुरू कर देता है, या उसकी भी सिंथेसिस शुरू हो जाती है, और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया। तो ये तो प्रोसेस की बात हुई। अब हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इतना आसान काम नहीं है जितना एक लाइन पे हमने लिख दिया कि हमको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? Is there any process or any thing through which you can just go and pick it up कि डीएनए हमने सेल से निकाल लिया? इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे डीएनए भी टूटेगा, तो सेल भी टूटेगी, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने पकड़ी और उठा के किनारे कर दी। वो कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। अब जब मैं आइसोलेशन की बात कर रहा हूं तो आप समझ जाइए कि जेनेटिक मटेरियल है क्या हमारा। जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या है, डीएनए, यही हमारा जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल को निकालना है, पर प्रॉब्लम यह है कि जेनेटिक मटेरियल नहीं बाहर तो रखा नहीं, इसको निकालने के लिए है मौजूद कहां, ये मौजूद है इनसाइड द सेल, और इसके साथ साथ इनसाइड द सेल मौजूद है, और इसके साथ डीएनए के साथ साथ और भी ढेर सारे दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो यहां पर आप ये समझिए कि किसी भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो कि सेल के अंदर मौजूद है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को कट करना पड़ेगा, और कट करके बाहर निकालना पड़ेगा बड़ा। अब इस हम डीएनए को कट तो करना चाहते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डीएनए कट कर सकते हैं, लेकिन आप डीएनए तक पहुंचेंगे तब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे। उससे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और भी ढेर सारी चीजें मिलने वाली है। तो आपको और बाकी कोई चीज नहीं चाहिए, आपको केवल प्योर फॉर्म में क्या चाहिए, डीएनए। और प्योर फॉर्म में डीएनए निकालना के लिए आपको देखना पड़ेगा कि डीएनए कहां पर मौजूद है।
पहली बात तो ये। अब आप ये समझ जाइए कि डीएनए कहाँ मौजूद है। तो डीएनए मौजूद है इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप ऐसा समझिए कि यदि एक कोई सेल है, सेल के अंदर क्या मौजूद है, यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद। ऐसे क्लियर? और ये वो क्रोमोसोम है जिनमें क्या मौजूद है, डीएनए। तो यदि आप इस डीएनए को कट करना चाहते हैं, डीएनए को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी, ये साइटोप्लाज्म को ब्रेक करना पड़ेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करना होगा, तब कहीं जाके आप कहां तक पहुंचेंगे, क्रोमोसोम तक पहुंचेंगे। और इन डीएनए के साथ भी अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको देखते हैं। वो कौन कौन से अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं? वो प्रोटीन है, वो आरएनए है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो फैट है, ये सब चीजें भी तो मौजूद है। अब इन सब चीजों के रहते हुए आपको केवल और केवल डीएनए चाहिए। ऐसे में क्या है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसे आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स है, लिपिड है, हमको करना यह है कि कुछ एंजाइम्स यूज करने हैं। और आपको यह भी ध्यान देना होगा कि अलग अलग तरीके की सेल होंगी, कुछ प्लांट सेल होंगी, कुछ एनिमल सेल होंगी, कुछ बैक्टीरियल सेल होंगी। और यदि ये अलग अलग तरीके की सेल्स हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी फिजियोलॉजी भी अलग होगी, इनका मेम्ब्रेन, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो अलग होगा। तो यदि इन प्लांट की, एनिमल्स की या बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेनस बॉडी अलग है तो ऑटोमेटिकली इनको डाइजेस्ट करने वाला, इनको तोड़ने वाला, क्योंकि यदि इस डीएनए को निकालना चाहते हैं तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो बाहर निकलेगा। तो यदि इसको तोड़ना चाहते हैं, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाना चाहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाना चाहते हैं, तो हर एक प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल की फिजियोलॉजी अलग है। हमको अलग अलग तरीके के एंजाइम यूज करने होंगे जो इन लेयर्स को हटा सकें और हमको फाइनली कहां तक पहुंचा सकें, हमारे टारगेट ऑर्गन तक, दैट इज डीएनए। यहां तक बात समझ में आ रही? अब यदि आप यहां देखें, हमने कहा प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में हमको क्या मौजूद होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है। तो स्वाभाविक है कि सेलुलोज पाया जाएगा जिसकी बनी हुई क्या होती है, सेल वॉल होती है। और यदि सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है तो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम चाहिए, सेलुलोज जिसको बोलते हैं। आ रही बात समझ? इसी तरीके से एनिमल सेल, या आप यहाँ इसको फंगस कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। फंगस सेल्स की भी मैं बात करूं तो फंगस सेल्स में यदि आप कोशिश करेंगे कि फंगस सेल से कोई डीएनए बाहर निकालना चाहते हैं तो काइटिनेज एंजाइम की जरूरत होगी। काइटिनेज एंजाइम। इसी तरीके से जब आप बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो यहां पर आएगा क्या, लाइसोजाइम। तो अलग अलग बैक्टीरियल सेल को, प्लांट सेल को, एनिमल सेल को आप जब डिसॉल्व करना चाहेंगे या यूं कहिए कि इनकी मेम्ब्रेन को ब्रेक करना चाहेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। प्लस इतना करने के बावजूद भी आप देखेंगे कि जो डीएनए होगा, डीएनए के साथ क्या लगा हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन। याद होगा आपको, हिस्टोन प्रोटीन में हमने पढ़ा था ऑलरेडी, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये याद है नहीं याद है? ये ऑक्टेहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते थे और H1 मिलकर उनको क्या करे रहता था, बांधे रहता था। ये हिस्टोन प्रोटीन तो डीएनए का पार्ट ही है, फिर ये प्रोटीन भी आ जाएगा। हम तो केवल केवल क्या चाहिए, शुद्ध प्योर फॉर्म में डीएनए चाहिए। तो इस हिस्टोन प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने में आपको कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीएजेस की जरूरत पड़ेगी। प्लस इस डीएनए के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आरएनए मिलेगा। इस आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इस आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको एंजाइम चाहिए और वो कहलाएंगे कौन, राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज। तो इस तरीके से जब आप एक एक करके हर लेयर को तोड़ते जाएंगे, यानी प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंगस सेल है या बैक्टीरियल सेल है, तो उनके लिए अलग अलग एंजाइम। फिर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन हो सकता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस, आरएनए हो सकता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज। तो जब इन एंजाइम का यूज करेंगे तो अल्टीमेटली आपको फाइनली प्योर फॉर्म में डीएनए अवेलेबल हो जाएगा। और जब
उसके बावजूद भी यदि इसके इतने एंजाइम यूज करने के बावजूद भी यदि कुछ बच जाता है तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हटाने के लिए उसको डाइजेस्ट करने वाला पर्टिकुलर एंजाइम यूज किया जाता है ताकि हमको लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर प्योर डीएनए जो है तो क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। और जब ये एक बार जितनी भी चीजें होती हैं उनको सबको हम डाइजेस्ट कर चुके होते हैं और हमको प्योर डीएनए मिल जाता है, जब दिखता तो है नहीं ऐसे, तो दिखेगा कैसे, मिलेगा कैसे डीएनए? तो डीएनए मिलने का तरीका ये है एक्चुअली में कि प्रेसिपिटेट जो होता है उसमें आता है, ऊपर की तरफ वो फ्लोट करता है। बट फ्लोट कैसे करेगा? आप तो एंजाइम डाल रहे हैं, वहां पूरी रिएक्शन हो रही है। लेकिन यदि आप इसी टेस्ट ट्यूब में चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो वो क्या करता है, वो उसको ऊपर की तरफ प्रेसिपिटेट करा देता है, डीएनए को फ्लोट करा देता है ऊपर की तरफ। और जब ऊपर की तरफ डीएनए फ्लोट करता है तो आप आसानी से स्पूलिंग की प्रोसेस के थ्रू उसको बाहर निकाल सकते हैं। स्पूलिंग कहते हैं उसको, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो राउंड शेप होता है, तो जब उसको ऐसा डालते हैं तो वो उसके साथ वो पूरे डीएनए एंटेंगल्ड होके बाहर आ जाते हैं। तो प्रोसेस इज नोन एज स्पूलिंग। तो आप समझ जाइए कि थ्रेड लाइक डीएनए सबसे पहले चिल्ड इथेनॉल जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। और जब फ्लोट करेंगे तो नॉर्मली स्पूलिंग की प्रोसेस के थ्रू आप उनको निकाल सकते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए कैसे होगा, हमको ये देखना होगा कि हम किस चीज से डीएनए निकाल रहे हैं। यदि बैक्टीरियल सेल है लाइसोसोम यूज कीजिए, एंड फंगस सेल है काइटिनेज एंजाइम यूज कीजिए, प्लांट सेल है सेलुलोज एंजाइम यूज कीजिए। और उनको यूज करके सबसे पहले आउटर लेयर आप डिस्ट्रॉय कीजिए। उसके बाद अंदर की तरफ जाएंगे तो प्रोटीन मौजूद होगा, आरएनए मौजूद होगा, उसके लिए प्रोटीएजेस और राइबोन्यूक्लियेसेस एंजाइम यूज कीजिए। और भी कुछ चीज बच जाती है, आपको ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर सेल में इसकी ज्यादा मात्रा है, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट एंजाइम डालिए। जब ये सब हो जाए तो फाइनली आपको उस प्रेसिपिटेट में डीएनए मौजूद होगा, केवल बाकी सब चीजें तो डाइजेस्ट हो गई। अब इसमें जो है तो आपको चिल्ड इथेनॉल डालना है। जैसे ही आप चिल्ड इथेनॉल डालेंगे आपका डीएनए ऊपर क्या होगा, फ्लोट करेगा, प्रेसिपिटेट में आ जाएगा, ऊपर की तरफ तैरने लगेगा। इसको स्पूलिंग की प्रोसेस के थ्रू आपको क्या कर लेना है, थ्रेड लाइक डीएनए को बाहर निकाल लेना है। ठीक यही प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपका एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपको यही करना है कि आपको एक प्लांट मटेरियल को क्रश करना है। चूंकि वहां पर हम क्रश इसलिए करते हैं क्योंकि हमको वो डीएनए यदि टूट भी गया बीच में से तो हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम साइंटिफिकली कोई काम कर रहे होते हैं जहां हमको हर एक सेगमेंट का इंपॉर्टेंस होता है, वहां पर हम इस तरीके से क्रश करके उसको डीएनए को नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो हम प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कि डीएनए निकलता है, हम किसी भी प्लांट का या फ्रूट का पल्प बनाते हैं, उस पल्प में पूरी प्रोसेस करते हैं और उस पल्प को हम क्रश करते हैं। एक्चुअली उसकी हम सेल वॉल एंजाइम से ना तोड़कर क्रश करके तोड़ देते हैं और उसका जो डीएनए उसमें भी चिल्ड इथेनॉल डालने पे वो डीएनए क्या होता है, फ्लोट होता है। तो ये आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब दूसरे में चलते हैं। दरअसल कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन के साथ साथ 3-4 प्रोसेस यहाँ पर एक साथ क्लम्प हो जाती है। जहां तक रही बात स्पेसिफिक लोकेशन की, तो हमने इससे पहले एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेसेस या मॉलिक्यूलर सीजर, बहुत सारे नाम हैं इनके, या बायोलॉजिकल सीजर, कुछ भी कह लीजिए आप, वो कैंची जो डीएनए को काटने का काम करती है। लेकिन ये कैंची, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब कि ईच एंड एवरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव इट्स पैलियंड्रोम सिंड्रोम सेगमेंट, जहां पर वो कट करता है। जैसे हमने बात की थी किसकी, GAATTC। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या है, रिकॉग्निशन साइट है। मींस डीएनए में जहां कहीं पे भी ये आएगा वहां पर हिंद को क्या करेगा, कट करेगा, यानी इनको आरआई कट करेगा जो भी एंजाइम है जिसके लिए स्पेसिफाई है। तो कहने का मतलब है हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक पैलियंड्रोम सीक्वेंस होता है जहां पर वो कट लगाता है, और कट लगाने का भी एक पर्टिकुलर साइट है। जैसे आप मान लीजिए ये डीएनए पूरा का पूरा, ठीक,
यहाँ कुछ और लगा होगा, सी लगा होगा, जी लगा होगा, ये होगा, उसके कंपेरेटिवली यहाँ होगा सी किसी तरीके से चल रहा होगा। लेकिन यदि ई को आर आई है तो वो कट कहाँ से करेगा, यहाँ पे एक कट लगाएगा और यहाँ पर एक कट लगाएगा, यानी ये कट कुछ इस तरीके से होगा ताकि ये दोनों एक साथ रहे, यहाँ ये दोनों एक साथ रहे और ये एंड बन जाए, कुछ इस तरीके का बनेगा। ये मैंने दोनों को थोड़ा दूर कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ही वो कट लगाएगा। अब ये बात आप समझ जाइए कि यदि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके जो आपने आइसोलेट किया है डीएनए उस पर यदि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काम कर रहा है वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों जगह काम करेगा। कहां कहां, एक तो जो हमारा फॉरेन डीएनए उसको जो कट कर रहा है वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर डीएनए को भी काटना चाहिए। मींस वेक्टर में भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे तब हमको सेम एंड मिलेंगे, क्योंकि यदि हमने फॉरेन डीएनए के लिए दूसरा एंजाइम यूज किया और वेक्टर डीएनए के लिए दूसरा एंजाइम किया तो पता चलेगा वेक्टर डीएनए GAAPTC में ना काट के किसी दूसरे में यदि वो काटता होगा तो जो दोनों उसके साइड मिलेंगे वो क्या होंगे, अनमैच्ड होंगे, तो वो आपस में जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो वेक्टर को फॉरेन पार्टिकल को काटने के लिए, फॉरेन डीएनए को या डिजायर्ड डीएनए को काटने के लिए यूज होता है, वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर डीएनए को भी कट लगाता है ताकि जब हम लाइगेट करें, जोड़ने का काम करें, तो दोनों के पास एक ही तरीके के स्टिकी एंड मिले, या ब्लंट कट भी कटता है तो एक ही तरीके के एंड मिले ताकि वो जुड़ना उनका आसान हो जाए। पहली बात तो ये इस तरीके से वो कट लगा देंगे। तो अब जरूरी तो है नहीं कि एक बड़े से डीएनए में केवल एक ही इस तरीके का सेगमेंट मिलेगा या रिकॉग्निशन साइट मिलेगी, ऐसे ढेर सारे रिकॉग्निशन साइट मिल सकते हैं जहां पर वो एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। ऐसी कंडीशन में इस डीएनए के हो सकता है मान लीजिए 50 टुकड़े हो जाए या 40 पीसेस बन जाए। अब डीएनए बहुत बड़ा, उसमें से 40 पीस बन गए, हमारे काम वाला डीएनए कौन सा है ये ढूंढना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने कहा था आपको एक प्रोसेस होती है, हमने कहा जो आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया, कट करने के बाद तीसरी प्रोसेस क्या थी, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए का मतलब क्या, मान लीजिए सपोज कि ये डीएनए कितने पीस बन गए, 1 2 3 4, हमारे काम वाला कौन सा है ये जानने के लिए जरूरी है। हम इसमें क्या करते हैं, फिर यहां पर हम प्रोसेस करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाई है पिछली क्लास में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो डीएनए होते हैं ये ऑलरेडी कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज है, और यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिकली किधर मूव करेंगे, तो बट पॉजिटिव चार्ज है उस पर मूव करेंगे। तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में क्या करते हैं कि इस तरीके से वेल का फॉर्मेशन करते हैं और उन वेल्स में ये डीएनए का मटेरियल को रख देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इधर नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है। एग्रोज जेल का बना हुआ सॉल्यूशन होता है, एग्रोज जेल की बनी हुई शीट होती है, और एग्रोज जेल कैसा होता है बाय नेचर सीविंग इफेक्ट करता है। मेरे जो छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे वो सबसे दूर तक जाएंगे, जो उससे बड़े होंगे वो थोड़ा सा उससे पास रहेंगे, जो सबसे ज्यादा जो और बड़े होंगे और जो सबसे ज्यादा बड़े होंगे वो यहीं पर रुक जाएंगे। यानी एक तरीके से छानने का काम करता है, जो सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर तक छनते हुए चले जाते हैं और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या बड़े साइज के होते हैं वो पहले रुक जाते हैं। अब इसमें भी हमने आपको बताया था कि जो एक होता है उसको हम अपना अपने तरीके का, या जिसमें हमको जो हमारा डिजायर डीएनए है जो हमको पहले से पता है, हम क्या करते हैं अपने डिजायर डीएनए को यहाँ डाल देते हैं पहले से जो पता है। तो स्वाभाविक है जब डिजायर डीएनए ही केवल हमने डाला है तो वो एक ही साइज का होगा, एक ही शेप का होगा, तो वो पूरी जगह नहीं दिखाई देता, वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दिखाई देता। मान लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आगे बस
और यहाँ पे इन दो में, पहले और दूसरे वाले में हमने क्या किया है, जो हमने डीएनए को कट किया है उसको डालकर रखा हुआ है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इधर से भी ये डीएनए आगे की तरफ बढ़ेगा, इधर से भी डीएनए आगे की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि साइज के हिसाब से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट होते हैं डीएनए सेगमेंट, तो ये जो है ये तो हमारा, ये तो हमको तो पहले ही पता है कि इसकी क्या साइज है, या यूं कहिए कि ये तो हमको पता ही है इसके बारे में। इन दोनों में हमको नहीं पता कि कितने कितने एमबी के या कितने बड़े बड़े डीएनए के सेगमेंट कटे हुए हैं। तो जो इस वाले जो हमारा डिजायर वाला था उसके आसपास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जो डीएनए आके रुकेगा, हम ये मानकर चलेंगे कि यही वो डीएनए जो हमारा डिजायर वाला है, क्योंकि उससे छोटे साइज के उससे बड़े साइज के डीएनए हमारे किसी काम के नहीं। अब हम इसको यहां से काट करके अलग कर लेंगे। ये मैंने आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बताया है कि हम इसको फाइंड आउट करने के लिए इथीलियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर डालते हैं, तो हमको इजीली है कलर्ड फॉर्म में पिक येलोइश कलर में दिखने लगता है, और जब वो दिखने लगता है तो आराम से काट के हम इसको निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब ये हमारे ढेर सारे छोटे छोटे सेगमेंट हैं जो हमारे डिजायर डीएनए के सेगमेंट हैं। और एक बार डिजायर डीएनए सेगमेंट मिल जाए तो फिर हम चौथी प्रोसेस कर सकते हैं, दैट इज लाइगेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को क्या करना, डीएनए को जोड़ देना, किसके साथ, वेक्टर डीएनए के साथ। आ रही मेरी बात, या आर्टिफिशियल वेक्टर है या कोई भी वेक्टर उसके साथ जोड़ना। तो ये जो आपने डीएनए काटा, हमने पहले कहा था कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप डीएनए को काटेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आपका, ठीक उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको किसको काटना है, आपको इस वेक्टर डीएनए को भी कट करना है। तो जो एंड आप ऐसा समझिए, जो एंड उधर हमने काटा था वही एंड हमको यहां मिला, तो ये आसानी से दूसरा वाला ये आप यहां पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दिस इज द कंडीशन। इसलिए हमको एक ही तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना है। तो लाइगेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है ये जो हमारा यूज वाला जो डीएनए, जो डिजायर डीएनए, उसको कैसे हम लाके वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ने का काम करें। तो यहाँ पर एक्चुअली में दो प्रोसेस हो गई, कटिंग की प्रोसेस हो गई, आइसोलेट कर दिया हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, और लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया किसके साथ, वेक्टर डीएनए के साथ। अब इस वेक्टर डीएनए को हमको होस्ट में इंसर्ट करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक वर्ड आता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, दरअसल जब आप ये डीएनए, डिजायर डीएनए आप निकाल लेते हैं, तो जब किसी भी डीएनए को आप कट करेंगे तो मुश्किल से कितने डीएनए निकलेगा, जो आपका डिजायर होगा एक डीएनए सेगमेंट में एक ही होगा, दो होंगे ज्यादा ज्यादा। अब ऐसी कंडीशन में आप उन दो को लेकर इतनी आगे की प्रोसेस करेंगे, तो स्वाभाविक है इन डीएनए की यदि ढेर सारी कॉपी बन जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहां पर यही काम होता है। ये जो डीएनए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपना डिजायर डीएनए जो हमने एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि वो कई बार यूज होना है, उसको कई बार जब चूंकि आप उसको प्रैक्टिसाइज करा रहे हैं, वेक्टर में डाल रहे हैं, हो सकता है जब इसमें हम डालें तो ये सही तरीके से ना जुड़ पाए, कोई और दूसरी प्रोसेस आ जाए, प्रोडक्ट ना बने, तो हमने जो अभी तक पूरी प्रोसेस की वो पूरी खत्म हो जाएगी। एक ही डीएनए पीस मिला, उसको कहीं पे लगा दिया, काम खत्म, अब आपके पास है ही नहीं। इसलिए करते क्या है कि जब हम आर्टिफिशियल मेथड में इस तरीके से डीएनए फ्रेगमेंट निकाल लेते हैं, इन डीएनए फ्रेगमेंट को मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, और ये मल्टीपल कॉपीज बनती हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दरअसल एक तरीके से एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो अभी हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अलग किया, वो हमारे इंटरेस्ट का जीन है। इस जीन ऑफ इसका एम्प्लीफिकेशन करने की प्रोसेस ही क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इस एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस में दरअसल हम दो एंजाइम यूज करते हैं, एक तो प्राइमरीज या प्राइमर्स, और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज। ये दो कौन कौन से, प्राइमर, और जब प्राइमर्स कह लीजिए, और दूसरा कह लीजिए क्या, डीएनए पॉलीमरेज। ये दोनों यूज करके, और इन दोनों को यूज करके
हम एक्चुअली में एक की मल्टीपल कॉपी, बिलियंस ऑफ द कॉपी बना सकते हैं। जहां तक रही बात डीएनए पॉलीमरेज की, तो आपको पता है ये किसी भी डीएनए की को अनवाइंड करने का काम और उसके सेगमेंट को रीड करके एक नया सेगमेंट बनाने का काम करता है। आपने रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ी है, उसमें डीएनए पॉलीमरेज यूज हुआ। बात आती है मेनली किसकी, प्राइमर्स की। व्हाट आर दीज प्राइमर्स? So these are the primers are nothing but you can say the small chemical synthesized oligonucleotide. ठीक, they are the complementary to the DNA. Small chemical unit ऑलिगोसैकेराइड की स्मॉल केमिकल यूनिट्स है एक्चुअली में एक तरीके की, और सिंथेसाइज की गई है, जो कि स्मॉल केमिकल यूनिट सिंथेसाइज ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है किसकी, डीएनए। एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। अब होगा क्या? होता यूं है दरअसल कि सपोज कीजिए कोई डीएनए, मैं यहां डीएनए, ये 5S, ये 3S, ये होगा 3S, ये इज इट क्लियर? मैंने एक मान लीजिए डीएनए का सेगमेंट ले रखा। होता यूं है कि इस डीएनए सेगमेंट को हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ लेते हैं। ये आसान है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने खूब पढ़ा है जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब पढ़ी है, तो सॉरी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कह रहा हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा तब आप देखा होगा। ये अलग बात है कि वहां पर पूरा डीएनए होता है, तो अनवाइंड एक जगह से स्टार्ट होती है। क्योंकि यहाँ पर डीएनए की छोटे छोटे सेगमेंट है, इसलिए इनको पूरा खोल पाना आसान होता है। एक बार ये खुल जाते हैं, तब जो आरएनए प्राइमर है वो एक साइड पे आकर कहीं पर जुड़ जाता है। ये जो हम प्राइमर की बात कर रहे हैं ना, ये प्राइमर्स आकर जुड़ते हैं। चूंकि सब दिन जो सिंथेसिस की प्रोसेस है, वो जो नया सेगमेंट बनेगा वो सब दिन 5' to 3' एंड ही बनेगा, उसके अलावा और कोई दूसरे एंड में नहीं बन सकता। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि सब दिन ये जो न्यू सेगमेंट जुड़ेंगे, ये सब दिन किस साइड में जुड़ेंगे, प्राइमर में। किधर जुड़ेगा, 3' की साइड में जुड़ेगा। और अब ये प्राइमर यहाँ जो भी डीएनए मौजूद है, या यहाँ जो भी डीएनए मौजूद है, क्योंकि ये डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री काम करते जाते हैं, ये प्राइमर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और इस डीएनए के हिसाब से नए सेगमेंट जोड़ता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे, इस तरीके से 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। आ रही मेरी बात सब? फिर ये प्रोसेस क्या होगी, ये यहां से फिर यहीं पहुंच जाएगी। मींस ये रिपीट होती रहेगी प्रोसेस। क्लियर हो रही है? मैं नाम नहीं दे रहा हूं, बाद में बताऊं। तो एक डीएनए था, एक डीएनए को हमने क्या अनवाइंड किया। अनवाइंड करने पे हमने यहाँ प्राइमर जोड़े, प्राइमर से प्रोसेस हुई, 2 डीएनए बने, 2 डीएनए फिर जाएंगे। अब ये प्रोसेस जब कंटिन्यूएशन में चलती है, तो आपको पता होना चाहिए डीएनए अनवाइंडिंग में जबरदस्त मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और उस हीट एनर्जी में फिर ये डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता। अब जब डीएनए पॉलीमरेज ही काम नहीं करेगा, तो ये जो प्राइमर आगे लग के डीएनए को पढ़ने का काम है, तो 1 से 2 या 2 से ज्यादा 4 बनने तक की प्रोसेस, 8 बनने तक तो ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि उतनी हीट ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन एक कंडीशन के बाद फिर वो आगे काम नहीं करता, क्योंकि उस हीट की कंडीशन में ये डीएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है, यानी कि इसकी एक्टिविटी काम नहीं है। ऐसे में हमको ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो ज्यादा हीट में भी काम कर सके, और वहां पर एक नया नाम आता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज दरअसल एक डीएनए पॉलीमरेज ही है। टैग पॉलीमरेज क्यों मैं कह रहा हूं इसको, इसलिए क्योंकि ये एंजाइम के थ्रू, एक बैक्टीरिया के थ्रू रिलीज होता है, जिसका नाम है थर्मस एक्टिवस। तो चूंकि ये इस बैक्टीरिया से निकाला जाता है ये एंजाइम, इसलिए इसको टैग एक्टिवस उसका वो है, और थर्मस से टी, तो टैग पॉलीमरेज नाम होता है। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है एक तरीके का, ये हाई
कहना चाहिए हाई हीट में भी या ज्यादा हीट में भी क्या कर सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन करा सकता है, पॉलीमरेज करा सकता है। तो इस सिग्नल का यूज किया जाता है यहाँ पर पीसीआर में। कैसे होता है वो 2 मिनट में देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू, फिर ये चैप्टर खत्म, ये टॉपिक खत्म। डायग्राम है हमारे पास, अब आप समझ जाइए कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इन एक्सेस हीट क्या हो गया, डीनेचर्ड। तो जैसे ये डीनेचर्ड हुए, इन्होंने काम करना बंद किया, इनकी जगह हमने क्या यूज किया, टेक पॉलीमरेज, जो किसी भी टेम्परेचर पे काम कर सकता है। दरअसल यहां पर जो आप देख रहे हैं ये दरअसल 3 प्रोसेस है। ये सबसे फर्स्ट प्रोसेस है, ये कहलाती है सेकेंड प्रोसेस, और ये कहलाती है आपकी थर्ड प्रोसेस। 3 प्रोसेस है। ये आपकी हो गई थर्ड, इसमें थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, ये प्रोसेस हो गई आपकी सेकेंड, और ये प्रोसेस हो गई फर्स्ट। दरअसल इस फर्स्ट प्रोसेस को हम कहते हैं अनकॉइलिंग की प्रोसेस है दरअसल, तो डीनेचुरेशन कहेंगे। देन दूसरी प्रोसेस को हम कहते हैं एनेलिंग, और एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, एक्सटेंशन में। तो 3 प्रोसेस, एक्सटेंशन, एनेलिंग एंड डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो क्या होगा, 2 भागों में टूटेगा, ये 2 भागों में टूट गया। एनेलिंग होने का मतलब ये है कि जो ये प्राइमर है ये 3' एंड पे आके अटैच होंगे, क्योंकि कभी भी नया जो भी डीएनए का फ्रेगमेंट सेगमेंट बनता है वो 5' to 3' बनता है। तो ये दोनों जो प्राइमर है आके दोनों 3' एंड की तरफ जुड़ जाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि प्राइमर केमिकली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स है, जो कि हमने खुद बना रखा हुआ है, और वो डीएनए के क्या है, वो कहना चाहिए क्या, उनके 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 समान है एक तरीके से, ये मान लीजिए, या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि वो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो आसानी से प्राइमर इनके साथ जुड़ जाएंगे। अब जब एक बार ये जुड़ गए तो ये आगे की प्रोसेस होती है डीएनए पॉलीमरेज की। यहां पर हम कौन सा पॉलीमरेज यूज करेंगे, टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज मतलब ऐसा पॉलीमरेज जो थर्मस एक्टिवस नाम के बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और जो हाई हीट में भी क्या कर सकता है, ढेर सारा पॉलीमराइजेशन कर सकता है। तो टैक पॉलीमरेज यूज करेंगे। तो ये दोनों के दोनों प्राइमर आगे की तरफ बढ़ेंगे, और फिर हमको 2 मिलेंगे, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगी, फिर पहले में जाएगी, फिर यही प्रोसेस चलेगी। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से मल्टीपल कॉपी बने, बिलियंस ऑफ कॉपी बनती है, और बाद में इन कॉपीज को हम यूज कर पाते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज में, जिसमें भी हम इनको वेक्टर के साथ जोड़ना चाहते हैं या बाद में डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करना चाहते हैं। तो होप आपको पीसीआर समझ में आएगा। पीसीआर कई बार पूछा जाता है, उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमर्स। सो प्राइमरी जो है तो सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सब्सटेंसेस हैं जो इन डीएनए के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जैसे आप उनको जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद वो प्राइमर होते हैं, वो आगे बढ़ा पाते हैं। आप यहाँ प्राइमर उनसे भी समझ जाइए कि जब आपने वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क पढ़ा था, तो एक तो आप डायरेक्ट सिंथेसाइज करते थे जिसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते थे, जो लैगिंग स्ट्रैंड बनता था, छोटा छोटा स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते थे। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट में पहले प्राइमर ही जुड़ता है, और फिर वो प्राइमर आगे तक बढ़ाता है, फिर प्राइमर जुड़ता है, फिर आगे तक बढ़ाता है। वो यही प्राइमर है जो यूज होते हैं यहाँ पर। होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, ये जो बचा हुआ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, और कैसे हम मल्टीपल कैसे प्रोडक्ट ज्यादा हासिल करते हैं, वो प्रोसेस कैसी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।